शाम को बोला घर आए तो बोला नहीं कहते। कल भी बेग साहब के साथ थे, आज भी बेग साहब के साथ है और आइंदा भी बेग साहब के साथ रहेंगे। जो गलती हुई वो मैं उनका भांजा हूँ, बेग साहब भांजे ही समझ मुझे शायद माफ कर दे, ये उम्मीद रखता हूँ मैं पूरे से। और बेग साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर वो माफ कर दिए होंगे तो 2 मिनट खड़े रह के गले मिल लीजिए। अरे मेरा हिंदुस्तान फैमिली से एकदम घर का रिश्ता है, मैं इसको भाई ही बोलता, इसको बैठा मुलाकात के लेके चले गए थे, मैं बोलूँ अभी इसके अंदर तकलीफ में चलो। बस भाई आप लोग से भी दुआ है, क्या बेग साहब का जो काम है वो सबको नजर आता है, उस काम को नजर रखते हुए हमारे बेग साहब को पूरी अक्सरियत के साथ 1 नंबर बटन दबाकर जिताए, यही कहना चाहता हूँ आपसे। शुक्रिया। आज के जलसे के सदर मोहतरम और इस इलाके के मालूम शख्सियत आने प्रताप बाबी वाला साहब, चंडीगढ़ से आई हमारी मेहमान सोनल जायसवाल साहिबा, मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान जो हमारे सहयोगी हैं और हमारे कांग्रेस आई के उम्मीदवार जनाब एजाज शेख साहब और आबिदुल शहर। इलेक्शन अपने उरूज पर है, मुख्तलिफ पार्टियां अपने तौर पर लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात मैंने इस इलेक्शन में देखा, मैंने अपने 45 साल सियासी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा। इंतहाई सतही किस्म की तकरीरें हो रही हैं। एग्जाम का एग्जाम, मुफ्ती साहब ने 129 करोड़ की जमीन खरीदी और सामने से भी बोला जा रहा है कि खरीद से मेरी ने गैर कानूनी जमीनें खरीद के लोगों को फंसाया। कल तक वो दादा भूसे के साथ थे, शिवसेना के साथ थे, तो मुफ्ती साहब हिमायत के लोग मुखालफत करते थे। आज दादा भूसे के लोग अगर हिमायत के साथ आसिफ रशीद और हम नवा उनसे मुखालफत कर रहे हैं, हो ये रहा है कि तामीर और तरक्की की कोई बात नहीं हो रही है। और मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो नक्सार खाने में टोटी की आवाज नहीं सुनी जाती। ये लोग चुन कर जाएंगे तो आप बताइए किस खाने में बैठेंगे। आज जो माहौल बनते चला जा रहा है, कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की हुकूमत एकदम निश्चित है, ये तय है कि आने वाले वक्तों में 23 तारीख का जब नतीजा निकलेगा, 20 तारीख का असेंबली की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 180 के करीब सीट मिलने वाली है। अगर ऐसा है तो बताइए आपकी और हमारी बदकिस्मती होगी कि नहीं होगी। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की हुकूमत हो और यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ की खासदार डॉक्टर शोभाताई बच्चा हो, और अगर यहाँ का कांग्रेस तो नुमाइंदा अगर चुनकर नहीं आए तो बताइए आपको और हमको अपने अक्ल में मातम करने का, नजारा करने की बात है कि नहीं है। और होना यह चाहिए कि असेंबली में एजाज से, पार्लियामेंट में शोभाताई बच्चा हो और हुकूमत कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की हो, तो फिर तो तरक्की और तामीर की बात, आपके और हमारे मुस्तकबिल की बात, हमारे हुकूक की बात। देखिए तकदीरें पार्लियामेंट असेंबली में लिखी जाती है, वहां ये तय होता है कि 5 साल की हुकूमत किस किस समाज के साथ किस ढंग का रवैया अपनाएगी, उनके हुकूक के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए,
उनकी नस्लों के लिए तालीम और तरक्की की बात, उनके मुस्तकबिल की बात, ये सब बातें असेंबली और पार्लियामेंट के 5 साला जो निजाम होता है उसमें तय होता है। अब बात उनकी सुनी जाती है जिनके पास वोटिंग पावर होता है, जिनके पास तादाद होती है। अगर मुझे बताइए, गलती से अगर हम लोगों ने उन लोगों को जो अकेले चल रहे हैं, जिनका कोई वाली पूछने वाला नहीं है, अगर ये लोग गलती से चुन के चले गए तो बताइए किस खाने में बैठेंगे? वो बातें बड़ी अच्छी बात करेंगे, आपको हमको दिखाएंगे, लेकिन यकीन मानिए बात उसकी सुनी जाती है जिसके पास ताकत है। और जब मुस्तकबिल बता रहा है कि आने वाले वक्तों में कांग्रेस और उसकी सहयोगियों की हुकूमत बनने जा रही है, अगर ऐसा है तो बताइए कांग्रेस का नुमाइंदा आपके पास वो बेबाक नौजवान है कि नहीं है? चलने लगी, नफसाई करने लगे, नसीब की गया तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कब्र बराबर ना सके जो लोग हमारे पांव के नीचे बुराई करने लगे। आज के इस जलसे आम के सदर वाला साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जलसा गांव में बैठे हुए तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी तमाम पर्दा नशीन माँ बहनें, आज का जलसे आम जिस इलाके में होने जा रहा है, यहाँ पर तालीमी, सियासी, समाजी, टीचर, वकला, ये ऐसा इलाका है इस्लामपुरे का कि जहाँ पर तमाम लोग रहते हैं। और बहुत मैं समझता हूँ कि सूझ बूझ वाला इलाका मालेगांव शहर के अंदर कोई है तो वो है इस्लामपुरा। साथियों, इलेक्शन आता, यहाँ पर लोग वोट मांगने के लिए आते और इलेक्शन खत्म होता, उसके बाद 5 साल कोई मिलने मिलाने नहीं आता, कोई काम करने के लिए नहीं आता। आज मैं आप लोगों को, हम लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर बात करना है, हम लोग को काम काज के ऊपर बात करना है कि हम कैसे काम काज करेंगे और शहर का नक्शा कैसे बदली हो, शहर के अंदर MIDC कैसी लाई जाए, बंद पड़ी हुई स्पिनिंग मिल को कैसे शुरू किया जाए, यहाँ पर गार्डन किस तरीके से माँ बहनों के लिए बने, MBBS और BDS कॉलेज कैसी बने, इस तमाम बातों को लेकर हमको इस पर बात करना है। आज सभी का लोग कारपोरेशन के अंदर चुन के नहीं आएंगे, मगर फुदक रहे इतने कि ऐसा लगता कि हम पूरे समुद्र के अंदर अकेली पिटर 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 कर रहे। हमारे लोगों को बिना वजह लेके गए, रागपाड़ दे के लेके चले गए और ऐसा बोलने लगा कि हमको ऊपर से आदेश है। उसको जानबूझ के बोलने लगा, वो बेचारे को, ठीक है मेरा भांजा है, उसको नहीं समझा, उसको नादानी के अंदर लेके चले गए उन्होंने। पर कुछ वक्त के लिए मुझे फोन आना चालू है, क्या ऐसा ऐसा सहवाग ने किया, मुझे भी बड़ा दुख हो गया, सहवाग ऐसा क्यों किया? मां विकास आघाड़ी के नाम से ऐलान कर रहे, ये तो आंख के अंदर चप्पल डाल के घुसने के बराबर है। मां विकास आघाड़ी ने इनका क्या सम्मान आया? मां विकास आघाड़ी ने इनको 2 सीट दी, एक भिवंडी की दी और दूसरी एक गोवंडी की सीट दी। साथियों, ये इलेक्शन बहुत सूझबूझ वाले लोगों का इलेक्शन है। शहर की आवाम बहुत परेशान है, इस शहर के लोगों, इनके सियासी लोगों से। मालेगांव शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज रोड रास्ते आपको देखते होंगे, अपने शहर के रोड रास्ते किस तरीके से खराब हो गए। पूरे शहर धूल और गुब्बार से परेशान है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है, ऐसा बनाया गया कि जो अपने घर का कोई बीमार पड़े या अपन बीमार पड़े तो उसकी बीमारी का पूरा इलाज होकर
वो दवा खाने के अंदर से बाहर निकली। स्प्रिंग मिल कई सालों से बंद पड़ी है मालेगांव शहर की। उनको उधर लेके जाओ। यहाँ के सनतकार लोगों का एक हिस्सा है स्प्रिंग मिल, मगर यहाँ के लीडर ने कभी भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम किस तरीके से मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला शहर, पावर लूम का शहर, उसको स्प्रिंग मिल को हम कैसे चालू किया जाए। ये तौफीक कभी नहीं हुई यहाँ के लीडरों को। पीछे 52 टीचरों का मामला था, उसके अंदर मैं समझता हूँ 40 लेडीज टीचर ऐसी थी जो मैं समझता हूँ कि नयापुरा और इस्लामपुरी के अंदर रहने वाली थी, जो कारपोरेशन के अंदर लगे थे उनको कारपोरेशन ने निकाल दिया और वो बेचारे बहुत परेशान रहते थे। मैंने खुद उनकी मदद किया और मदद करने के बाद उन लोगों को ड्यूटी पे रुजू कराया, मगर सियासी जलन यहां पर बहुत है। एजाज बेग ने कराया, उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर शिरीष पवार को बोल के, और वो बेचारे ड्यूटी के ऊपर रुजू हो गए। उनका वापस जो उनको ऑर्डर दिया गया था, वापस ऑर्डर ले लिया गया और आज तक की वो बेटी अपने घर के अंदर बैठी हुई है। और ये काम शेख आसिफ साहब ने किया था, शिरीष पवार को बोल के, मैं नाम भी अधिकारी नहीं दूंगा। इनको सियासी इतनी जलन है कि काम तो नहीं करते और लोगों के काम में काली करने का काम इनको बड़ा अच्छा था। अभी हमारे हजरत वाला बीमार है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जामा मस्जिद के अंदर आके तहज्जुद की भी नमाज लोगों को पढ़ा, यही हमारी दुआ उनके लिए रहेगी। उसके ऊपर भी राजकारण चालू कर दिए। अरे सबके जिंदगी के अंदर राजकारण ही है। अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी है तो उनके लिए दुआ करना चाहिए, और उनको तो ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला इनको जिंदगी दिया। उनको तो खाब में हुजूर आए थे तो उन्होंने अभी से तौबा दिल्ला कर लेना, तो इसकी निशानी है कि जो उनके साथ हुआ। सियासत चालू करती है, महीने में जा रही है उनकी बहन और बोलती दुआ करो मुफ्ती साहब के लिए कि बहुत बीमार है, बहुत ऐसा है, लोगों को रुला रहे। ये धंधे शुरू कर दिया उन्होंने। अभी उनकी बहन रुला रही, अभी 1-2 दिन के अंदर देखा तारा मैडम भी रोई, अभी तुमको स्टेज पे दिखेगी रोती 100% रोएंगे। ये इनका पहिया खसक रहा है शहर के अंदर, इनके पास कुछ है नहीं। इनका जो फुक्का है ना, ये सिर्फ खुला फुक्का है। अब 23 तारीख को जब ये होगा तो आप लोग देखेंगे कि ये फुक्का फुटे रहेगा, क्योंकि तामीर कुछ नहीं किए। 5 साल अम्मा अब्बा मेयर थे, पूरे शहर को वाट लगा दी इन्होंने। बताओ शहर की तरक्की क्या हुई? हमारी माँ बहनों के लिए गार्डन कहाँ बना अच्छा, हमारे लिए रोड रास्ते कहाँ बने अच्छे, कालीन फैक्ट्री लाने का बोले थे वो कहाँ लाई गई? माँ बहनों को बोले थे कि हम लोग कालीन फैक्ट्री लाएंगे और आपको प्लास्टिक कारखाने से निजात दिलाएंगे। ये जो वार्ड के अंदर जाते वहां पे 10-20 लोग जमा हुए तो फौरन बिरादरी की बात करते और बोलते तुम्हारा जमात खाना बना के दे देंगे। यही बात होती, दूसरी इनसे बात होती नहीं। अभी इन्होंने कोयनू टाकिज के पीछे पूरी खरीदी कर ली है। आज मैं वहां पर दौरा था मेरा, वहां के लोग, एक बूढ़ी बाई तो रो के उसको बोल रही थी कि बेटा हमारे को बचा लो, ये आके दादागिरी कर रहे, बोलते घर खाली करो, अपनी जगह खरीद लीजिए। तो क्या ऐसे लोगों को ये मालेगांव शहर के लोग इख्तियार देंगे क्या? ऐसे लोगों को इख्तियार में रहने का हक नहीं है। अगर तुम लोगों को जुल्म से बचना है, शहर के लोगों, एक ही बात आपको बोल रहा हूं, ये जालिम खानदान से बच जाओ,
ये जालिम लोग है, जुल्म करने वाले लोग है, लोगों को डरा रहे, धमका रहे, प्लाट खरीद प्लाट के ऊपर कब्जा कर रहे, ऐसी तमाम चीज ये सारे के सारे लोग कर रहे। और फिर बोलते मेरी खानदान का, मेरा कोई भाई, मेरा कोई भतीजा अगर कोई कभी गुंडागर्दी करते बताओ तो मैं सियासत से किनारा हो जाऊं। ऐसा कौन सी इनकी बात है? दिख रहा, पूरा शहर देख रहा, गोलियों की बौछार हो रही, तलवारें निकल रही, और फिर ये बोलते कि मेरे कोई रिश्तेदार बताओ, कितनी अनाधुन बात है। और हमारे साइकिल वाले बाइक खड़ी, हमारी बाइक का हैंडल तो किसके और के हाथ में है, वो हैंडल जिधर घुमा रहे उधर घूम रहा। कभी 5 साल वार्ड में उधर टूट के गए तो आए नहीं, आए क्या बताओ इस्लामपुर के लोगों। और असेंबली लड़ने की बात करते, इनकी जो पार्टी है, ये लोग जो है तो रोटी को मांडा करते, क्या करते? रोटी को मांडा करके बताते शहर के अंदर, इतना रूज बताते कि लोग बोलेंगे क्या ये तो बहुत अच्छा है। बाकी मालेगांव शहर की आवाज अच्छी से सब समझ चुकी है कि इन लोगों के प्रोपेगेंडा में नहीं आती। हमारी पार्टी आने वाले वक्त के अंदर, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जा रही है। सरकार का नुमाइंदा अगर आपको चाहिए, आपको शहर के अंदर काम करना है, तो आप एक डेवलपमेंट करने वाले मंदिर को आप शुरू कर देंगे। मैं तुम्हारे घर के ऊपर आके तुम्हारा काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, मैं जमीन से नीचे से ऊपर आया। मेरे वालिद कोई सियासी नहीं थे, मेरे घर के अंदर सियासी कोई आदमी नहीं था, मगर अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से कि मालेगांव शहर के अंदर जब जब आफत आती तो एजाज पे हमेशा शहर के लिए खड़े रहता। बताओ, यहाँ पर मेरे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, नौजवान साथी बैठे होंगे कि 2001 का फसाद जब शहर जल रहा था, पूरा एकदम पूरे शहर के आजू बाजू से अंगारे शोले भड़क रही थी। कौन था शहर के अंदर बचाने के लिए सब लोगों को लाने वाला? शहर के अंदर मैंने ही लाया था ना, मेरी जान जोखम करके, हमेशा मैंने मेरी जान को जोखम में डालकर मैंने कौम की खिदमत की। बम ब्लास्ट हुआ कब्रिस्तान के अंदर, आप बताओ कि सबसे पहला पहुंचने वाला बंदा वो था एजाज शेख। शेख आसिफ साहब को तो पब्लिक ने मार के हटा ली, अगर मैं उसको सामने साइकिल दुकान के घर में नहीं डालता तो उसकी जब उसका खात्मा कर देती। सिर्फ वो पॉलिसी करने के लिए जगह जगह पहुंचते और काम करने उड़ने के लिए कहीं नहीं पहुंचते। कोरोना के पीरियड की बात समझ जाओ आप लोग। कोरोना के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा एजाज बेग दिखता था, कोई नहीं दिखता था। मैं 15-15 घंटे कोरोना के अंदर काम करता था, लोग रोते थे, चिल्लाते थे, चिखा करते थे। जब किसी के घर के पास जब पुलिस आती थी क्वारंटाइन के लिए ले जाने के लिए, तो पूरा मोहल्ले के लोग ऐसे छुप के देखते थे, अरे बाप रे पुलिस आ गई। ऐसी खतरनाक उस वक्त के माहौल था। मैंने हर जगह जहाँ जाके जीवन हॉस्पिटल में गया, वहां पे जो चावल दिया जाता था, वहां पे जो अनाज दिया जाता था, जो भी दिया जाता था, उसके अंदर कीड़े निकले। उस टाइम भी मैंने ही पर्दाफाश किया कि ये गलत अनाज दिया जा रहा है लोगों को। 12 नवंबर में क्या हुआ, इस्लामपुरे के लोगों को मालूम अच्छी तरीके से कि एक मनसूबा बंद तरीके से फसाद कराना चाहते थे शेख आसिफ साहब। नाम लेके बोलता, इनमें हिम्मत होगी तो मुझे कोर्ट नोटिस देना इन्होंने, और उसका जवाब मैं दूंगा। क्योंकि मेरे खून में चापलूसी नहीं है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सीधे सीधे मामला करता हूँ। शहर के उस दिन मनसूबा बंद तरीके से फसाद कराना चाहते थे। इनको इतना ये नहीं है, ये बोलते कि मैं जाके कानून बनाऊंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए। अरे भैया तू क्यों कानून बनाएगा, तेरा क्या है वहां पर? तू बीजेपी का आदमी, कानून तो हम बनाएंगे कांग्रेस के लोग।
तुम तो भाई हमारे जो मुमन्नत देने के हस्ते गए थे, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तुमने उनको फंसाने का काम किया था कि नहीं किया था, बता दो। एक ब्रिज का काम चालू है, कितने साल से ब्रिज बन रहा भाई लोग बताओ आप लोग? 7-8 साल से ब्रिज बन रहा। समृद्धि महामार्ग बन गया, समृद्धि महामार्ग 600-700 किलोमीटर का बन गया, और हमें समझता आगे 300 किलोमीटर और यहां से बन गया, ऐसे 900 किलोमीटर का समृद्धि महामार्ग बन गया। मगर हमारे लीडरान को, हमारे नादान छोटे छोटे बच्चे उस स्कूलों में जाते हैं हजारों की तादाद में, इनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे एक्सीडेंट होके मरेंगे कि क्या होंगे। जिनके बच्चे स्कूल जाते, उनके माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती। हमने धरना दिए, उसके बाद से काम को तेजी हुई। इसे एक वायर नहीं हट रहा था ऊपर का। मैंने एमपीएसएल कंपनी के लोगों को बैठाया और एमपीएसएल कंपनी के लोगों को कहा कि ये अर्जेंट तार हटा के दो, और इनको बोला कि तुम काम चालू करो। यहाँ कमिश्नर के बंगले के ऊपर बैठा के मैंने मीटिंग करके वो काम को शुरू किया। इन्होंने सिर्फ पैसा लेना सीखा, दोनों लीडरान ने। इन्होंने पैसे की बात करते, पैसा लेते, और काम हो नहीं हो उनको क्या लेने का। वो तो अल्लाह के फजल करम से ऐसा हुआ कि ये पुल तो कभी बनता ही नहीं था। मैं तो ऐसा सोच दिया था आखिरी के अंदर कि इमाम अहमद रजा रोड के जो भक्कार वाले हैं ना, इनको ही ऊपर ले जाके बसा देते। ऐसी नौबत आई गई थी। मगर वो एक और टेंडर उसके आगे का निकला, तो वो एडजस्टमेंट हुआ, तो ठेकेदार ने काम शुरू किया। नहीं तो इन्होंने जाके इतना परेशान किया कि उसको जब चाहते थे ठेकेदार से पैसा ले, जब चाहते थे ठेकेदार से पैसा ले। आज कारपोरेशन 2000 करोड़ रुपए के कर्ज के अंदर है। म्युनिसिपैलिटी थी, एक जमाना ऐसा था कि म्युनिसिपैलिटी के टाइम, हाजी शब्बीर सेठ के टाइम में ये मालेगांव की म्युनिसिपैलिटी नासिक म्युनिसिपैलिटी को कर्ज दिया करती थी। मालेगांव म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन को उनको दिया करती थी कर्ज। मगर इन्होंने इतना लोड खसोट किया शहर के अंदर कि आज कम से कम 1500-2000 करोड़ रुपए का कारपोरेशन कर्ज के अंदर मुब्तला है। आप बताओ, मैं मेरे भाइयों तुम लोगों को बताना चाहता कि आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि पावर का मसला तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आज एमपीएसएल कंपनी ने किस तरीके से लोगों को परेशान करके रखा, इसका जिम्मेदार कौन है मुझे तुम लोग बता दो। उसका जिम्मेदार मैं, उसका जिम्मेदार एक्स एमएलए शेख आसिफ साहब ने इस कंपनी को लाए थे, और मुफ्ती साहब ने उसको मुकम्मल तौर पे ग्रीन सिग्नल दिया और उनके ताबे में ठेका दे दिया। ये नहीं सोचा, ये बात मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, मेरा मुंह काबे तरफ शरीफ की तरफ है कि मुफ्ती साहब को मैंने बोला था जब ये कंपनी आ रही थी कि मुफ्ती साहब इन लोगों को मालेगांव शहर के अंदर आने मत दो। अगर ये आ गए तो भिवंडी के अंदर जिस तरीके से किलो से पावर लूम बिकता है, उस तरीके से मालेगांव शहर के भी पावर लूम किलो से बिक जाए। मगर पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे का वजू तोड़ डालती। उन्होंने भी अपना वजू तोड़ा, आज तक के शहर के लोग परेशान हैं। हमेशा मैं मालेगांव शहर के लोगों की लड़ाई, पावर की लड़ाई कोई लड़ता है तो एक एजाज से अकेला लड़ाई लड़ता है। आप जब वोट देने जाएंगे, अल्लाह की कसम आप बिल को हाथ में लेकर देख लेना एक दिन कि कल मेरा बिल कितना आया था, आज कितना आएगा। कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटी दी आप लोगों को। मेरी मां बहनें सुन रही होंगी, खास तौर पे आप अपना नुकसान मत करना। आप लोगों को हर महीना 3000 रुपया सरकार बनने के ऊपर, एक घर के अंदर अगर 4 महिलाएं हैं, 4 माँ बहनें हैं, तो 12000 रुपया आपको महीने का मिलेगा। 3 है तो 9000 रुपया मिलेगा, 2 है तो 6000 रुपया महीना मिलेगा। आपको गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। हमारे नौजवानों के लिए
जो बेरोजगार है, सरकार ने बोल दी कि 5,000 रुपया हर महीना नौजवान जो बेरोजगार रहेंगे, हम नौजवानों को 5,000 रुपया देंगे। सरकारी बस फ्री कर दी सरकार ने, मां बहनों के लिए सरकारी बस फ्री रहेगी। जहां हम जाएंगे आपको 1 रुपया किराया नहीं लगेगा। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेंगी। आप लोगों को, मेरी मां बहनों, खास तौर पे आदमी 200-500 रुपये में कहीं भी बैठ के बिक जाता, आप लोग घर में रहती। मेरी पर्दा नशीन मां बहने, और खास तौर पे ये इस्लामपुरे के अंदर में जहां तकरीर कर रहा हूं, यहाँ सूझबूझ वालों का इलाका है। अल्लाह ने यहाँ पर हर चीज का ये दिया है, वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, हर चीज का कारोबारी लोग है। आज 11 बजे के बाद कारोबार करने वालों को पुलिस परेशान करती। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता कारोबार करने वालों को कि आपने मुझे चुन के दिया तो मैं ये कायदे को बदली करके रात को 1 बजे तक के कानून बना के दूंगा, कानून बना के दूंगा। और तुम्हारी रोटी रोजी के जरिए, आप लोगों को रोटी रोजी का जरिए मुकम्मल ताबूज देने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। कोई बोलता नहीं। 11 बजे के बाद पुलिस आती और बुरी बुरी गालियां देती, मारती। आज तक के लीडर ने बोला क्या, तुम बताओ। हमारे अमन चौक के अंदर एक बच्चे को पुलिस ने मार दी थी। मेरे ऊपर 353 का केस बना था 2 साल पहले, आप लोग को मालूम होगा। दादागिरी तो किसकी नहीं चलेगी, चाहे वो पुलिस हो चाहे गुंडे हो। हम कानून की पासदारी करते, बात अलग है, मगर उसने जिस तरीके से मारा था बच्चे को, उसी तरीके से जांच ने भी उसको वैसे ही मारा था जैसा उसने किया था। बताओ इनमें हिम्मत है क्या? ये तो हवलदार को साहब बोलने वाले लोग हैं। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया, हमारा कोई धंधा नहीं है, मेरा शौक है। वो दिया है कि जब देख तुम लोग शौक से जलाना, कभी भी जो फैसला है अल्लाह को मंजूर रहेगा। मगर तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी, शहर के लोगों, तुम्हारे ऊपर जब आफत आएगी, जब कोई भी मुसीबत आएगी, जब कोई वक्त पड़ेगा, तो ये शहर में मुझको याद करना। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं लगती, मुझे लगती है मोटरसाइकिल, हर से पहुंच जाएगा तुम्हारा भाई। 5-10 मिनट के अंदर फट से पहुंचता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा। हमको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। रात को अल्लाह के फजल करम से 3 बजे तक भी घूमता, 2 बजे तक के भी घूमता, और सुबह उठ के लोगों का काम भी करता। मैं समझता हूं कि बस 2 मिनट और बाकी है, आखिरी मेरी तकरीर है। मैं यहाँ के लोगों से अपील करूंगा कि मेरी माँ बहने, मेरे भाई लोग, बुजुर्ग हजरात, आज जलसा गांव के अंदर बैठे हुए तमाम नौजवान साथी, आप लोगों को 20 तारीख को 1 नंबर का बटन पंजे का दबाना है और एजाज बेग को चुन के लाना है। ये जो भुक्का भी गिराना, ये भुक्का भी नहीं, मैं 60,000 लोगों के घर तक के पहुंच चुका आज तक के। अल्लाह के फजल करम से मैं हाउस टू हाउस जाता। आज भी इस्लामपुरे का दौरा किया, 2 गली बाकी। जो मोहब्बत मुझे प्यार दे रहे शहर के लोग, मुझे मालूम है कि मुझे ये कोर्ट में तब्दील होगा और 23 तारीख का वो जो दिन रहेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस शहर का एमएलए बन के आपकी नुमाइंदगी करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद। हमारा जलसा कन्हैया कुमार जी आ रहे फतेह मैदान में रहेगा। कल हमारा जलसा फतेह मैदान में रहेगा। कन्हैया कुमार जी और इंडियन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहे हैं और यहाँ हुए तमाम ही लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एजाज बेग की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा